नमस्कार रेल साथियों, इस वीडियो में हमने लिए हैं राजभाषा के ओनली सुपरहिट क्वेश्चन, मात्र 10 प्रश्न, जो कि संपूर्ण राजभाषा को वो कवर कर जाएंगे। और जो WLI की एग्जाम है बीकानेर डिवीजन में 28 अगस्त की, उसके लिए ये रामबाण है। तो बीकानेर वाले WLI वाले तो फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे, आप लोग भी इसका फायदा उठाइए। काफी मेहनत के बाद, रिसर्च करने के बाद ओनली सुपरहिट मात्र 10 प्रश्न लिए हैं, जिनमें से करीब करीब काफी एरिया राजभाषा का इसमें कवर हो जाता है। तो चलिए आइए उन प्रश्नों से रूबरू होते हैं। ये है आपके रेलवे राजभाषा, और यहाँ ओनली सुपरहिट क्वेश्चनों की बात की जा रही है, और ये 10 प्रश्न है जो सुपरहिट है। पहला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये चाहे आप WLI के एग्जाम में बैठो, चाहे आप JEE में बैठो, या जो रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम है, उनमें सभी में राजभाषा का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो यहाँ कोशिश की गई है इन 10 प्रश्नों के जरिए, ये कोशिश की गई है कि राजभाषा का जो एरिया है उसको सारे को अपना एक वीडियो में उसको कवर करें। ये कोशिश की गई है इन प्रश्नों के जरिए, इन प्रश्न और इन उत्तरों के जरिए, ये कोशिश की गई है कि जो राजभाषा टॉपिक है, लगभग वो 80% यहाँ इस 10 प्रश्नों के माध्यम से उस जो राजभाषा टॉपिक है वो 10 प्रश्न है, उन 10 प्रश्न और उत्तरों के आधार पर यह कोशिश की गई है कि इसमें राजभाषा का लगभग सारा एरिया कवर हो जाए। तो चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस आपके, ये प्रश्न सुपरहिट है और हर एग्जाम में आता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम हो जिसमें राजभाषा के 10 प्रश्न आते हैं, उनमें लगभग ये प्रश्न देखने को मिल ही जाता है। और वैसे भी हम यहाँ जो 10 प्रश्न लिए हैं वो ओनली सुपरहिट क्वेश्चन लिए हैं, जो कि मैं आपको अंडरलाइन करके बता चुका हूं। पर ये आप देख रहे हैं ओनली सुपरहिट प्रश्न। तो पहला सुपरहिट प्रश्न है आपका, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है, और ये हम 1953 से मनाते आ रहे हैं, रेगुलर पर ईयर। तो ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है 10 जनवरी, जो कि अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस है, और ये 10 जनवरी को मनाया जाता है, और ये 2006 से हम रेगुलर मनाते आ रहे हैं, इसका भी आप ध्यान रखें। तो ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ दोनों को आपको ध्यान में रखना है। और ये जो 5 जून है ये विश्व पर्यावरण दिवस है, और जो ये 8 मार्च है ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है। तो ये था आपका पहला सुपरहिट प्रश्न, जिसके साथ आपने 4-5 प्रश्न और तैयार किए। यहाँ आपने 5 प्रश्न और तैयार किए। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2 है, यह भी सुपरहिट प्रश्न है। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये आपके माननीय सम्माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी होते हैं, जो कि वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये आपका सुपरहिट प्रश्न यहाँ तैयार होता है। और जो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब ये जो है
राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो वो आपका गृह मंत्रालय करता है। ये भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। और जो रेल हिंदी समिति होती है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो रेल मंत्री जी होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, वो बोल रहा है राजभाषा संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो राजभाषा संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो जो राजभाषा संसदीय समिति होती है उसमें लोकसभा के 20 होते हैं, जो कि आपके ऑप्शन ए में है। और यदि वो राज्यसभा के 10 होते हैं, जो कि ऑप्शन बी में है। और इसमें कुल पूछा है तो दोनों को मिला के 20 और प्लस 10, तो ये जो 30 आएंगे ये आपके कुल हो जाएंगे। अगर वो यहाँ पूछता है लोकसभा से कितने लिए जाते हैं तो 20 आपका आंसर हो जाएगा। और वो पूछता है राज्यसभा से कितने लिए जाते हैं तो वो 10 हो जाएंगे। और यदि वो कुल पूछता है तो 20 और 10 30 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 20 भी आपका प्रश्न बनता है, 10 भी आपका प्रश्न बनता है और 30 भी आपका प्रश्न बनता है। तो ये तीनों प्रश्न बनते हैं। राजभाषा संसदीय समिति के लोकसभा से कितने लिए जाते हैं तो 20 है, राज्यसभा से 10 है और टोटल पूछे तो 30 है। तो ये तीनों प्रश्न बढ़ते हैं, इसलिए प्रश्न अति महत्वपूर्ण हो जाता है, सुपरहिट हो जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 है, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो राजभाषा जो अधिनियम था, राजभाषा अधिनियम ये आपका 1963 है। राजभाषा अधिनियम 1963 है, जो कि आपके 10 मई 1963 को पारित हुआ था। और इसके ठीक 4 साल बाद 10 मई 1967 को ये संशोधित हुआ था। ये उत्तर भी इसी हिसाब से लिखे गए हैं ताकि आप इनके साथ अटैच से संबंधित प्रश्न आप इसको समझ सकें। तो ये ठीक 4 साल बाद संशोधित हुआ था। तो दोनों पूछा जाता है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? तो ये 10 मई 1967 को संशोधित हुआ और पारित ये 10 मई 1963 को आ रहा हो। ये जो डेट है आपकी 25 जनवरी 1965, इससे ये प्रभावी हुआ था। जो इसकी धारा 3.3 है, धारा 3.3 है, ये 26 जनवरी 1965 से प्रभावी हुई थी। तो ये डेट भी आपकी 25 जनवरी 1965 है, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। 10 मई 1967 भी इंपॉर्टेंट है और 10 मई 1963 भी इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। राजभाषा नियम 1976, राजभाषा नियम 1976 कब पारित हुआ? तो यह आपके 17 जुलाई 1976 को पारित हुआ। और ये पहली बार 9 अक्टूबर 1987 को संशोधित हुआ, पहली बार। दूसरी बार यह आपके 2007 में संशोधित हुआ, तीसरी बार यह आपके 2011 में संशोधित हुआ और चौथी बार यह आपके 2016 में संशोधित हुआ। इसके अलावा इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें कुल 12 नियम होते हैं, टोटल इसमें 12 नियम होते हैं। और इसके अलावा आपको यह भी ध्यान में रखना है कि ये तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है, ये तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये थे इससे महत्वपूर्ण राजभाषा नियम 1976 से महत्वपूर्ण। ये 17 जुलाई 1976 को पारित हुआ था और ये पहली बार 9 अक्टूबर 1987 को संशोधित हुआ, दूसरी बार ये 2007 में हुआ, तीसरी बार ये 2011 में हुआ और चौथी बार ये 2016 में हुआ। टोटल इसमें 12 नियम है और ये तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है। इतना आपको इससे रिलेटेड ध्यान में रखना है। प्रश्न जो 6 है, राजभाषा की दृष्टि से देश को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 3 भागों में बांटा गया है। हिंदी के अनुसार क, ख व ग क्षेत्र, ग क्षेत्र 3 क्षेत्र में बांटा गया है, ये आप जानते हैं। और अंग्रेजी के अनुसार इंग्लिश के अनुसार ये आपके ए, बी एंड सी रीजन में बांटा गया है। सी रीजन में, ABC रीजन में बांटा गया है।
अब यहां सवाल यह है कि क में कौन से क्षेत्र आते हैं, ख में कौन से क्षेत्र आते हैं और ग में कौन से आते हैं। तो क में आपके टोटल 11 आते हैं और ख में 6 आते हैं और बाकी के जो बचे तमिलनाडु को छोड़कर बाकी जो बचे वो ग क्षेत्र में आ जाएंगे। तो 11 में यहां पे आपके हैं दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और केंद्र शासित प्रदेशों में आपके दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये टोटल 11 राज्य क में आते हैं। और ख के अंतर्गत पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप समूह 6 ये आपके ख में आएंगे और बाकी के बच्चे जो तमिलनाडु को छोड़कर वो ग में आ जाएंगे। तो ख के लिए आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं, पंगु चंद्र मदान। पंगु चंद्र मदान, ये ट्रिक आप याद कर सकते हैं। इससे आपके पैसे पंजाब, गु से गुजरात, चंडीगढ़ से चंडीगढ़, मैं से महाराष्ट्र और दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप समूह, ये आपकी ट्रिक आपके 6 इसमें आ जाएंगे ख क्षेत्र में, 11 आपके क में आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, ये भी आपको ध्यान में रखनी है, अब तक कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। तो अब तक जो आपकी भाषाएं हैं, वर्तमान में जो भाषाएं हैं वो 22 हैं। यहां आपका आंसर 22 हो जाएगा, लेकिन इस 22 तक हम वो कैसे पहुंचे ये भी आप राम कहानी इसकी जान लें। सबसे पहले 1950 में जो मूल संविधान था उस समय 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। फिर उसके बाद 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ। 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ और एक भाषा जोड़ी गई, वो जोड़ी गई आपकी सिंधी। तो एक भाषा जोड़ते ही 1967 में आपके हो गई 15 भाषा, जो कि आपके ऑप्शन सी में है। फिर आपके 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ। 71वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें आपके 3 भाषाएं जोड़ी गई। उसकी ट्रिक है नमक। जैसे नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, 3 भाषाएं यहाँ 1992 में जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन के तहत, जिसमें नेपाली एकमात्र विदेशी भाषा जोड़ी गई। ये प्रश्न पूछा जाता है, एकमात्र विदेशी भाषा नेपाली जोड़ी गई, मणिपुरी जोड़ी गई और कोंकणी जोड़ी गई। यह आपके 1992 में जोड़ी गई। वो संविधान संशोधन था 71वां संविधान संशोधन था। तो 3 भाषाएं यहाँ जोड़ी गई प्लस 3। तो 15 में यहाँ 15 थी, 15 में यहाँ 3 जोड़ दी गई, तो ये आपकी हो गई 18 भाषा। फिर क्या हुआ, 1992 में 18 भाषाएं हो गई। फिर क्या हुआ, 1992 में 18 भाषाएं हो गई। फिर क्या हुआ, 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ। 92वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली। इसके लिए गणित की ट्रिक काम में लेते हैं, बोर्ड मास, ये गणित में चलता है बोर्ड मास। इसकी ट्रिक काम में ली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली। यहाँ बीओ से बोडो, डी से डोगरी, में से मैथिली, एम से मैथिली और एस से संस्थाली, 4 भाषाएं यहाँ जोड़ी गई। तो 18 में 4 भाषाएं जोड़ी गई, तो ये 18 और 4 हो गई आपके 22 भाषाएं। 22 भाषाएं हो गई, 18 और 4 22 भाषाएं हो गई। और ये 4 भाषाएं थी आपकी बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली। ये 92वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में जोड़ी गई। तो इस प्रकार से वर्तमान में ये 22 भाषाएं आज मान्यता प्राप्त हैं। इसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है, इसमें 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है, यह आपकी आधिकारिक सहायक भाषा के रूप में गिनी जाती है। तो 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है, ये प्रश्न पूछा जाता है।
और यह भी पूछा जाता है कि 22 भाषाओं में एकमात्र विदेशी भाषा कौन सी है, तो वो नेपाली है, जो कि 1992 में आपके जोड़ी गई थी। वो 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। तो यहाँ ये राम कहानी है कि कैसे 14 से 15 हुई, 15 से 18 हुई और 18 से 22 हुई, जो कि आपके ऑप्शन बी में है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए प्रश्न नंबर 8 में चलते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हिंदी परीक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा कितने व कौन कौन से पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं? तो वर्तमान में जो 3 पाठ्यक्रम हैं, प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा या पारंगत, ये एक ही है साथियों। प्रज्ञा और पारंगत एक ही, इसलिए इसको 3 ही पाठ्यक्रम करेंगे। पहला प्रबोध है जिसका कार्य दिवस 25 दिन का है। दूसरा प्रवीण है जिसका कार्य दिवस 20 दिन का है। तीसरा आपके प्रज्ञा पारंगत का है जिनका 15 दिन का कार्य दिवस है। प्रबोध आपके प्राइमरी लेवल तक का है। प्रबोध आपके प्राइमरी लेवल तक का है। प्रवीण आपके मिडिल लेवल तक का है। प्रवीण आपके मिडिल लेवल तक का है। और प्रज्ञा और पारंगत आपके मिडिल से सेकेंडरी लेवल तक का है। मिडिल से आपके सेकेंडरी लेवल तक का है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और ये इनकी परीक्षाएं जो साल में 2 बार होती हैं, मई और नवंबर में इनकी परीक्षाएं संचालित होती हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। 2 बार इनकी परीक्षाएं आयोजित होती हैं साल में, मई और नवंबर में इनकी परीक्षाएं आयोजित होती हैं। और प्रबोध को आपके प्रारंभिक पाठ्यक्रम बोला गया है। यह भी पूछा जाता है कि प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन सा है, तो प्रबोध आपका प्रारंभिक पाठ्यक्रम होता है, ये आप स्पेशली रूप से ध्यान रखें। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 8। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 में चलते हैं। संसद में प्रयोग हिंदी से संबंधित कौन सा भाग व अनुच्छेद संबंधित है? तो संसद में प्रयोग हिंदी से संबंधित, संसद में हिंदी से संबंधित प्रयोग संबंधित भाग 5 है और आपका आर्टिकल 120 है। तो ये आपके संसद से संबंधित है। और यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये भाग 6 और अनुच्छेद 210 है, ये विधानमंडलों से संबंधित है, विधानमंडल से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। विधान, ये पूछा जाता है, विधानमंडल से संबंधित है। और ये जो भाग 17 है जो आपके अनुच्छेद 343 से 351 तक के लिए आता है, भाग 17। तो ये जो 9 अनुच्छेद हैं ये हिंदी की जो राजभाषा है, हिंदी से संबंधित आर्टिकल हैं। तो 2 आपके आर्टिकल ये हो जाते हैं और 9 ये हो जाते हैं, तो 9 और 2 आपके 11 आर्टिकल हो जाते हैं। लेकिन यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी से संबंधित कितने आर्टिकल हैं, तो ये 9 है, ये आप ध्यान रखिएगा। इनको ऑप्शन में इस प्रकार से सेट करने का यही कारण था कि आप प्रत्येक ऑप्शन का फायदा ले सकें। तो यह आपको ध्यान रखना है। भाग 5 जो संबंधित है अनुच्छेद 120 से है, भाग 6 जो संबंधित है वो अनुच्छेद 210 से है, और भाग जो 17 है वो अनुच्छेद 343 से 351 है। यह आपको ध्यान रखना है। ये साथियों मात्र 10 प्रश्न नहीं है, मैं आपको बता दूं, एक बार फिर रिपीट कर दूं कि ये आप 10 प्रश्न नहीं पढ़ रहे हैं, इस 10 प्रश्नों से आपके 150 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं 300 तैयार हो रहे हैं। मैं तो आपको ये बोल रहा हूं कि इन 10 प्रश्नों से आपके 300 प्रश्न तैयार हो रहे हैं राजभाषा के। और यदि आप इन 10 प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं, बहुत अच्छे से इनको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, कॉपी में लिख लेते हैं, तो ये मेरा दावा है कि आप राजभाषा के अगर इन 10 प्रश्नों को ढंग से तैयार करते हैं तो 9 प्रश्नों को आप मार लेंगे। और अगर थोड़ी सी तैयारी आप और कर लेते हैं तो 10 में से 10 स्कोर आप आसानी से नाप लेंगे। कोई नहीं रोक सकता आपको 10 में से 10 स्कोर बनाने में, क्योंकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत अच्छे से इसकी तैयारी की जा सकती है। और मात्र 2 दिन की तैयारी में आप इसमें 10 में से 10 नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो कभी भी राजभाषा के प्रश्नों को छोड़ना नहीं चाहिए, उनको अटेम्प्ट करना चाहिए और उसमें 10 में से 10 स्कोर आप कर सकते हैं थोड़ी सी तैयारी से। तो ये प्रश्न और उत्तर उसी हिसाब से बनाए गए हैं ताकि उत्तरों का भी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले और प्रश्न का भी। तो ये आप समझ गए होंगे। और ये 343 से 351 भी आप
देख लेना। 343 किससे संबंधित है, 344 किससे संबंधित है, 345 किससे संबंधित है, 46 किससे संबंधित है, ये भी आपको, जैसे 351 है जो हिंदी के प्रसार प्रसार और बढ़ावा से संबंधित है, 348 49 है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हिंदी के प्रयोग से संबंधित है, अंग्रेजी भाषा के प्रयोग से संबंधित है। 343 है कि जो इसके अपने हिंदी से देवनागरी लिपि से संबंधित है, राजभाषा से। तो इस प्रकार से इनका 343 से 351 भी आपको ध्यान में होना चाहिए। जो ये भाग 17 से संबंधित है ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। भाग 6 से संबंधित अनुच्छेद 210 है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। भाग 5 से जो अनुच्छेद 120 से है, जो तैयारी कर रहे हैं और राजभाषा बहुत अच्छे से पढ़ते हैं वो इन प्रश्नों और उत्तरों को देखते ही समझ गए होंगे कि ये 10 प्रश्न क्या चीज है। जो लोग थोड़ा बहुत भी यदि राजभाषा पढ़ते हैं और तैयारी कर रहे हैं वो लोग इन 10 प्रश्नों को पढ़ते ही समझ जाएंगे कि ये 10 प्रश्न क्या है। ये 10 प्रश्न नहीं है, ये राजभाषा के रामबाण है। चलिए प्रश्न 10 की बात करते हैं, लास्ट प्रश्न है ये। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, कर लेते हैं, मिलान कर लीजिए। प्रेमचंद, जो पहले यहाँ पुरस्कार दिया गया है, फिर यहाँ सब्जेक्ट दिया गया है, विषय किस विषय से संबंधित दिए जाते हैं। तो पहला है प्रेमचंद पुरस्कार। तो ये प्रेमचंद पुरस्कार जो दिया जाता है वो आपके कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता, गद्य पद संग्रह के लिए प्रेमचंद पुरस्कार दिया जाता है, ये आप ध्यान रखें। और इसकी जो प्रथम राशि है, जो प्रथम पुरस्कार है वो आपके 20,000 है, और जो द्वितीय राशि है, सेकेंड राशि है, वो 10,000 रुपए है, और जो तृतीय राशि है वो 7,000 रुपए है, 7,000 रुपए है। तो ये भी आप ध्यान में रखें, इसकी पुरस्कार राशि भी आप ध्यान में रखें। दूसरा है मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, किसके लिए दिया जाता है, तो ये काव्य लेखन के लिए दिया जाता है। तीसरा है LBS पुरस्कार, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार। तो ये तकनीकी विषयों पर, यहाँ तकनीकी शब्द को आपको पकड़ना है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार और LBS लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार में आप धोखा खा जाएंगे। LBS तकनीकी के लिए दिया जाता है, तकनीकी विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए दिया जाता है LBS लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार। और ये जो पुरस्कार राशि है 20,000, 10,000, 7,000, ये तीनों की सेम राशि है। इसकी भी प्रथम राशि 20,000 है, दूसरी 10,000 है, तीसरी 7,000 है। इसकी भी यही सेम राशि है, लाल बहादुर की भी प्रथम 20,000 है और द्वितीय 10,000 है और तृतीय 7,000 है। कहने का मतलब ये है कि इन तीनों की राशि सेम है। प्रेमचंद की भी पुरस्कार राशि जो ये है 20,000, 10,000, 7,000 वही मैथिली शरण की है और वही LBS की है, लाल बहादुर की। तो ये भी आप ध्यान में रखें। चौथा है आपका इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार, ये हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने हेतु दिया जाता है। ये तकनीकी विषयों पर था और ये हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन है, तो यहाँ तकनीकी शब्द का आप अंतर रखिएगा। हाँ, इंदिरा गांधी जो राजभाषा पुरस्कार है उसकी पुरस्कार राशि अलग है। उसकी प्रथम पुरस्कार राशि आपके 60,000 है, और दूसरी जो राशि है वो 45,000 है, और तीसरी जो पुरस्कार राशि है वो आपके 30,000 है। ये यहाँ ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों राशि इंदिरा गांधी राजभाषा की अलग है। तो यहाँ जैसे मिलान की बात करते हैं तो मिलान में हम देख लेते हैं प्रेमचंद का कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता, गद्य पद, तो ये सीधा सटीश से मिल रहा है, तो ये राइट है। मैथिली शरण गुप्त का भी काव्य लेखन से है, तो ये भी राइट है। लाल बहादुर शास्त्री का भी तकनीकी विषयों पर है, तो ये राइट है। और इंदिरा गांधी राजभाषा हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखते, तो ये राइट है। तो इसका जो सीधा सट मिलान है जो 1 2 3 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ए में 1, बी में 2, 3, 4, तो ये पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो यह आपके 10 में ए आंसर, यहाँ लिखा भी है नीचे आंसर ए 10 में करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपके राजभाषा से 10 संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और इस वीडियो में कोशिश की गई है, 10 प्रश्नों के माध्यम से ये कोशिश की गई है कि राजभाषा का जो एरिया है, स्टडी एरिया है, उसको ज्यादा से ज्यादा कवर करने की इन 10 प्रश्नों के माध्यम से कोशिश की गई है। और ये 10 प्रश्न बहुत ही सुपरहिट प्रश्न है, मैक्सिमम बार ये विभिन्न परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं। तो आपको इन 10 प्रश्नों को भी याद रखना है, और इससे संबंधित जो उत्तर और प्रश्न बन रहे हैं जो मैंने आपको वीडियो में बताया है, पढ़ाया है या समझाया है, उनको भी आपको रट लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। हो सके तो आप डायरी मेंटेन
कर लेना है। तो इससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। यदि आप थोड़ी बहुत भी राजभाषा पढ़ते हैं तो आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि वाकई ये 10% बहुत बड़े काम के हैं, और ये 10% नहीं है, यह आपके लिए 300 प्रश्नों का काम करेगा। ऐसी मेरी सोच है, ऐसी मेरी थिंकिंग है, ये ऐसे मेरे खुद के निजी विचार हैं। तो धन्यवाद साथियों, मैं फिर एक नई वीडियो लेके आऊंगा बीकानेर रेल साथियों के लिए, जिनका एग्जाम 28 अगस्त 2022 को है WLI का। तो देखते रहिए मेरा वीडियो और करते रहिए अपने प्रैक्टिस, और करते रहिए, अपना 1 महीना बचा आप लोगों के पास, तो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय रेलवे।